अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के नेक्स्ट कंपाउंड पर, और ये कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हम लेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, और इसमें फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड। तो देखो बच्चों, लैब में जो नाइट्रिक एसिड है वो KNO3 या फिर NaNO3, इस पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन से बनाया जाता है। ओके, यही रिएक्शन है KNO3 प्लस H2SO4। तो यहां पर H और K के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, तो ये बन गया KHSO4 और HNO3। HNO3 वेपर फॉर्म में बनता है, जिसे कंडेंस्ड करने पर लिक्विड हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है ये है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मींस लार्ज स्केल पर, कॉमर्शियल स्केल पर जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए टू मेथड्स यूज होती है। एक तो है वर्कलैंड प्रोसेस और दूसरी है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। देखो, वर्कलैंड प्रोसेस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कंबाइंड कराया जाता है, बट ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर लाना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क या डिस्चार्ज। जब इतना टेम्परेचर आता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बन जाता है NO, क्योंकि ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में आ जाती है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज्ड होके फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बना लेता है। तो ऐसे में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO डिकम्पोज ना हो, इसको किसमें कूल्ड किया जाता है, समझ गए ना, कूल्ड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस बने हुए नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके और किस टेम्परेचर पर लाया जाता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर फिर नाइट्रोजन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन से मिलता है फिर क्या, ये NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो है NO2, आप देखोगे ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। क्यों है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनाता है, बट ये जो है स्टेबल होता है बच्चों, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होने से इस तरह से ये डिकम्पोज्ड हो जाता है, नाइट्रिक एसिड अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना लेता है NO। इस NO को दोबारा यहीं पर पास कर दिया जाता है, और इस तरह से नाइट्रिक एसिड लगभग 50 से 60% तक का नाइट्रिक एसिड क्या है, मिल जाता है वाटर सॉल्यूशन। मींस ये है एक वाटर के साथ बना हुआ सॉल्यूशन जिसमें 50 से 60% तक क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये है वर्कलैंड प्रोसेस। अब नेक्स्ट मेथड में आते हैं, और ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, क्योंकि इस मेथड में ये बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। दूसरा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली है, मींस इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट रहता है। तो ये रिएक्शन इससे, तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर ये मेथड देखें तो ये काफी कम टेम्परेचर पर होती है। यहां पर अमोनिया और ऑक्सीजन इनको मिक्स करके और प्लेटिनम एस्बेस्टोस, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर जब हीटेड किया जाता है तो मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसमें कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होता, और ये लो टेम्परेचर पर हो रही है। तो ये रिएक्शन जो है इसलिए ज्यादा यूज होने वाली एक मेथड है। इसके बाद NO और O2 की रिएक्शन से बन गया NO2, और NO2 को वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड और NO को दोबारा यही सप्लाई कर दिया जाएगा, और इसमें भी जो नाइट्रिक एसिड मिलता है वो 50 से 60% तक क्या होता है, प्योर होता है। बाकी लगभग 40% इसमें क्या रहता है, वाटर। तो यहां तक समझ गए। तो ये टू मेथड्स हैं जिससे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। अब आता है कि इसमें से वाटर को क्या करना, हटाना, ताकि 100% HNO3 मिल सके। तो इसके लिए कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है, सांद्रण। तो देखो, ये यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो H2SO4 कंसंट्रेट लिया और नाइट्रिक एसिड
एसिड जो हमें इन मेथड से मिला है उसमें मिला दिया जाता है और फिर डिस्टिलेशन किया जाता है। जब डिस्टिलेशन करेंगे तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेट ये तो डिस्टिलेट नहीं होता और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको भी अपने साथ बांध लेता है। ऐसे में हमें HNO3 की जो है वेपर मिलती है जो कंडेंस्ड करने पर कितना 98% तक क्या होती है, प्योर होती है। मींस 98% तक HNO3 हमें मिल जाता है। अब बचा 2% वाटर, तो ऐसा इसको भी हटाना होता है तो पहले पूरे नाइट्रिक एसिड को क्या कर दिया जाता है, फ्रीज किया जाता है, फ्रीजिंग में रखा जाता है। ऐसा करने से ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाएगा और क्रिस्टल इसके बाद क्रिस्टल्स को रिमूव कर लिया जाता है, जबकि उसमें जो वाटर है 2% वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं होता। और जब ये क्रिस्टल्स मिलते हैं तो इनको मेल्ट किया जाता है और इनको मेल्ट करने से अब जो नाइट्रिक एसिड होगा वो 100% क्या हो जाता है बच्चों, बिल्कुल प्योर हो जाता है। इस तरह से हमें 100% नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। ओके, तो ये है कुल मिला के नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड्स, जिसमें कॉमर्शियल मेथड मींस मैन्युफैक्चर और लेबोरेटरी मेथड हमने डिस्कस किया। यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज में और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ फिजिकल के बारे में देखें तो देखो कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। समझ गए ना, कलरलेस लिक्विड होता है। आप देखोगे लैब में बिल्कुल 100% प्योर नाइट्रिक एसिड रखा हो या कहें कि हम वहां पर प्योर नाइट्रिक एसिड रखा हो तो वो कलरलेस दिखता है। बट अगर इसे लाइट में रख दिया जाए तो ये लाइट में क्या होता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है और हल्का सा येलो कलर आता है इस रिएक्शन से। HNO3 को सनलाइट में रखते ही ये NO2 और इस तरह से ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये येलो कलर का दिखता है। बट अगर प्योर है तो वो कलरलेस होता है और एक पंजेंट स्मेल, अरुचिकर गंध होती है। ओके, दूसरा पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 84.1 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट -42 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। इसलिए जब इम्प्योर नाइट्रिक एसिड को जब क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स पहले बन जाते हैं और वाटर बाद में क्या होता है, फ्रीज होता है। सॉल्युबल इन वाटर, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हर प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल है। आप कितना भी पानी में मिला दें वो डिसॉल्व हो जाता है। डेंसिटी है ये है 1.504, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये है बहुत ही ज्यादा कोरोसिव एक्शन का होता है। स्किन में पड़ जाए तो फफोले पड़ जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। समझ गए ना, यही लिखा है कि एक्सट्रीमली कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड वार्मिंग पेनफुल सोर्स। और इससे जो ज्वलनशील एक दर्द वाले क्या बन जाते हैं, फफोले आ जाते हैं। स्किन येलो से कलर की हो जाती है, वो जेंथोप्रोटीन बन जाने के कारण। अब हम आ जाते हैं एसिडिक नेचर। तो देखो बच्चों, जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि H2SO4, HCl, ऐसे ही HNO3 भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाटर में कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाता है और इस तरह से यहां पर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मींस इसमें एक ही इक्विवेलेंट H+ है और इसके जो सॉल्ट्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं नाइट्रेट। अब चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, इन सब के साथ ये सॉल्ट बनाता है और उन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। मींस HNO3 + NaOH तो NaNO3। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, इसके साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। तो ये रिएक्शंस होती हैं एसिडिक नेचर के कारण। ओके, तो यहां तक लिखें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड के नेक्स्ट प्रॉपर्टी में और ये है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो नाइट्रिक एसिड तो है ही, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी है। क्यों? क्योंकि ये जब डिकम्पोज्ड होता है तो इस तरह से एक निसेंट ऑक्सीजन बनाता है। यही निसेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करती है डिफरेंट मटेरियल्स को। समझ गए ना कि HNO3 का डिकम्पोजिशन इस
इस तरह से हुआ, NO2 गैस बनी और ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन देखो किस तरह से ऑक्सीडाइज करती है। फर्स्ट ठीक है, सल्फर 2 H2SO4 कैसे, हम यहां से ऑक्सीजन तो हम यहां ले S प्लस H2O प्लस 3O, मींस यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो चेंज हो जाता है H2SO4। कई बार यहाँ S8 लिखते हैं तो पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके 8 जस्ट ऐसा ही फास्फोरस को किस में चेंज कर देता है बच्चों, ये H3PO4 में। अगर हम ये P4 लें तो हम इस तरह से देखो कैसे रिएक्शन होगी कि यहां पर हो गया P4 प्लस H2O प्लस O। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे, हमें कितने ऑक्सीजन और कितने वाटर की जरूरत है, तो बना H3PO4। ओके, और यहां हम ले लें कितना 4, ये तो ये कितने हो गए, तो यहां पर लगा दें 6H2। टोटल ऑक्सीजन 16 हो रहे हैं, 16 में से 6 ये हैं तो 10 यहां लेना होगा। तो इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको और इसको ऐड कर दें तो एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा इस रिएक्शन के लिए। ऐसे ही इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको ऐड कर दें तो इस रिएक्शन के लिए कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा। थर्ड है आयोडीन को चेंज कर देता है HiO3। कैसे रिएक्शन लिखेंगे हम, देखो आयोडीन प्लस H2O प्लस यहाँ पर O। अब हम देखते हैं कि O हमें कितनी जरूरत है, तो यहाँ हो जाएगा HiO3 2 कर दें, क्यों, क्योंकि आयोडीन 2 है। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है तो 2 मिल गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कुल मिला के 6 हो रहे हैं, जिनमें से 1 यहाँ है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको ऐड कर दें तो इस इक्वेशन के लिए कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी। ओके, तो थर्ड हो गया। ऐसे ही और देखो कार्बन को चेंज कर देता है H2CO3। कैसे, C प्लस H2O और प्लस क्या O, तो हमें यहाँ लिखना है H2CO3। टोटल ऑक्सीजन आप देखिए हाइड्रोजन 2 चाहिए, 2 कार्बन 1 है, हमें ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इस तरह से ये कार्बन को किसमें चेंज कर देता है, कार्बोनिक एसिड में। H2S को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सल्फर में, मींस H2S प्लस O चेंज हो जाएगा H2O प्लस S। ओके, तो यहाँ पर हमें एक ही ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको और इसको ऐड कर दो, पता चल जाएगा एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी। ऐसे ही इस रिएक्शन में इसमें 2 लगे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको ऐड कर दो, आपको इस इक्वेशन, इस रिएक्शन के लिए कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, SO2 अगर गैस है तो SO2 को चेंज कर दे H2SO4 में। कैसे, SO2 प्लस H2O प्लस 2O, तो 3 यहाँ पर 1 और लगेगा तो एक O बना देगा H2SO4 इस तरह से। ओके, फिर और भी देखो कौन कौन सी और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, तो वो लगभग सभी रिएक्शंस आप देखोगे। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी रिएक्शन है जो नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन से बनती हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ओके, इसी तरह से और भी देखो Ki अगर दिया जाए तो 2Ki प्लस H2O प्लस O, तो 2KOH प्लस आयोडीन। ओके, इस तरह से आयोडीन रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन एसेंट ऑक्सीजन के कारण इसी ये है। फेरस सल्फेट ले लें FeSO4 प्लस H2SO4 और प्लस ये है ऑक्सीजन, इसमें थोड़ा सा H2SO4 मिला दिया जाए तो ये चेंज हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस यहां पर आप देखें कुल मिला के तो ये बन जाएगा क्या, H2O। तो यहां फेरस था, फेरिक में चेंज कर दिया, आयोडाइड था, आयोडीन में चेंज कर दिया, सल्फर 4 प्लस था, 6 प्लस में ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा -2 था, 0 में चेंज कर दिया, इस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। और भी देखो हम और रिएक्शंस देखते हैं। ओके, SnCl2 है प्लस 2HCl प्लस O, तो SnCl4 प्लस H2,
यहाँ पर भी SnCl2 को SnCl4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप इस तरह से, तो ये SnCl2 के साथ हो गई। ग्लूकोज ले लें, ओके, CH2OH होल 4 CH2OH प्लस O, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करता है इन ग्रुप को। और यहाँ पर COOH CHOH का होल 4 COOH प्लस H2O, तो यहाँ टोटल आप देखोगे एक ऑक्सीजन यहाँ और 2 यहाँ लगे हैं, 3 ऑक्सीजन। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। तो ये ग्लूकोज को सैक्रिक एसिड में जब कंसंट्रेट लिया जाए, डाइल्यूट लिया जाए तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। मींस अगर हम यहीं पर HNO3 आप लिखोगे डाइल्यूट लिखा होता है तो ये चेंज कर देते हैं COOH CHOH का होल 4 CH2, तो ये कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर से। मींस ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो ध्यान रखें कि ये जो रिएक्शंस हैं आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। देखो, ओके, तो आप इसे अच्छी तरह समझें और बहुत इजी गोइंग समझें। देखो, थ्री कंडीशंस हैं नाइट्रिक एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शंस में। फर्स्ट कंडीशन है वेरी डाइल्यूट HNO3। जब बहुत ही डाइल्यूट HNO3 का यूज किया जाता है तो क्या रिएक्शंस होती है? देखो, जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं मेटल नाइट्रेट और क्या बनता है? हाइड्रोजन। देखो कैसे, हम कोई भी मेटल ले लें, जैसे S ब्लॉक में मान लो सोडियम लें तो 2Na प्लस HNO3। हम जानते हैं कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है और जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो 2NaNO3 प्लस क्या? H2। ऐसे ही यहां पर अगर हम क्या ले लें Mg, ठीक है, Mg प्लस 2HNO3 गिव्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या? H2। तो S ब्लॉक के ले लें या फिर एक और है इसमें Mn, 2HNO3 Mn के साथ भी इसी तरह से रिएक्शन होती है, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या? H2। तो Mn हो Mg हो, इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल नाइट्रेट में और हाइड्रोजन रिलीज होती है। बट अगर हम यहां पर आ जाएं कि Fe Zn और Sn, फजेशन, आप ऐसे याद रख लें, फजेशन, ठीक है। तो इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? मेटल नाइट्रेट। तो सभी रिएक्शंस में बनेगा ही बनेगा। तो मेटल नाइट्रेट तो आप याद रखो ही रखो, अमोनियम नाइट्रेट फजेशन से बनता है क्या? अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो कैसी रिएक्शन होती है, जैसे यहां लिया Zn प्लस 2HNO3 तो बना ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या? 2H। मैं बल्कि यहां M रख दूं, क्या? M। यहां पर M चाहे आप Fe लें, चाहे Zn लें और चाहे Sn लें। ओके, अब देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये है 2H, ये नेसेंट हाइड्रोजन होगा। ये क्या है बच्चों? नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन की रिएक्शन आगे फिर नाइट्रिक एसिड से हो जाती है तो ये रिड्यूस कर देता है नाइट्रिक एसिड को। कैसे? यहां पर है HNO3 प्लस H, तो पहले आप यहां बना दें NH3 प्लस और क्या बना दें? H2। इसे बैलेंस्ड करें। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो हम यहां 3H2O कर दें। नाइट्रोजन एक था, एक। अब टोटल हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 6 और 3 9। आपके पास ये है, ये कितना हो गया? 8। यहां मल्टीप्लाई कर दें किससे? 4 से, और आप इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 मेटल, मींस इनमें से कोई भी मेटल ले लें, प्लस HNO3 देखो कितने हो गए? 8 और एक ये है तो ये कितना हो गया? 9 HNO3। ये तो कैंसिल हो जाएंगे हाइड्रोजन।
यहां आ जाए। अब हमारे पास कितना हो गया, तो 8 समझ गए ना, 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 ये तो 9। अब यहां आ जाए तो ये हो गया 4ZnNO3 होल ट्वाइस। अच्छा एक रिएक्शन हमें और लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट तक चलना है, हमें यहीं तक नहीं रुकना भी, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया बना बच्चों, ये अमोनिया फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, तब बन जाएगा NH4NO3। अब आप इसे ऐड करें तो टोटल हो गए 8 और 10, तो 10 क्या हो जाएगा, यहां पर लेंगे हम 4m प्लस 10HNO3 गिव्स 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये अमोनिया भी कैंसिल हो गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ आ जाए हम, हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास प्लस NH4NO3, यहाँ पर एक अमोनिया और एक नाइट्रिक एसिड, तो 10 में से आपके पास कितने यूज हो गए, 8। ओके, तो Zn तो हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस, फिर हो गया HNO3 प्लस 8। 2 मिनट, यहाँ पर हमारे पास टोटल है HNO3 कितने हो गए, 6 ये हैं और 3 ये हैं, तो हो गए 9। 9 में से 1 यहाँ था, 8 यहाँ हो गया। ओके, फिर आ गया अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, तो ये हो गया हमारे पास 8, 1 ये हो गया 9 और ये हो गया 10 HNO3 प्लस NH4NO3। कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, 2 मिनट। ओके, एंड नाइट्रोजन बैलेंस हो रहे हैं हमारे, टोटल 10 HNO3 होने चाहिए ना, तो 8 और 2 10। 2 मिनट, अभी आप इसको यहां तक लिख लें। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ बैलेंस कर रहा था, 4 ये हो गए, 10 टोटल नाइट्रिक एसिड हो गए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 4ZnNO3, ठीक है। अब हम यहाँ हटा दें, यहाँ पर है NH4NO3, तो नाइट्रोजन देखो 10 में से 8 नाइट्रोजन तो यहाँ आ गए हैं और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है। हाइड्रोजन काउंट कर लो टोटल, आप देखोगे आपके पास 10H है, तो इस तरफ हो रहे हैं कि नहीं 10H, तो यहाँ पर आपको और ऐड कर देना है, ये हो गए 4। ओके, और आपके पास ये हो गए H2O के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने यूज हो गए, तो यहाँ पर हो गया NH4NO3 प्लस यहाँ पर हो गया आपके पास 3H2, तो 6 और 4 ये हो गए पूरे 10 हाइड्रोजन। तो ये अब यहाँ पर Zn कुछ भी रख दो, चाहे F ही रख दो, Zn रख दो, Sn रख दो, सेम रिएक्शन लिखी जाएगी। तो इनके साथ हेजल्स के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनता है, बाकी S ब्लॉक का हो, Mn हो, ठीक है, इनके साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है विद डाइल्यूट HNO3, वो था वेरी डाइल्यूट और ये है डाइल्यूट। तो ऐसे याद रखना है, मत करो प्रभु की अर्जी, बट ऐसा नहीं, नो गलत नहीं, NO ऐसे याद करना कि इनकी जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होगी, ओके, तो NO गैस बनेगी और मेटल नाइट्रेट तो आएगा ही आएगा, और फैजन FeZn तो ये बनाता है N2O और मेटल नाइट्रेट। अब देखो कोई भी एक रिएक्शन लेके समझते हैं हम, ठीक है, कि यहां पर आपने लिया नाइट्रिक एसिड, लेड के साथ लेना या कॉपर प्लस 2HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H, फिर यहां पर हम लेंगे HNO3 प्लस H, तो आप यहां बना देना है NO और प्लस क्या H2। बैलेंस करो आप, ऑक्सीजन टोटल हमारे पास है 3, लेकिन यहां पर NO और ये 2 लगा दो, यहां पर भी 2 लगा दो, 2NO हो गया। अब है 6 में से 2 तो यहां हो गया 4, ये हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो आप, 8 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने चाहिए 6, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 3 से, और बस अब आप इसको ऐड कर दो। तो आपने देखा 3Cu प्लस 6 और 2, तो ये कितने हो गए 8HNO3, यहां से इसको ब्रेक करें, इक्वल टू 3CuNO3 का होल ट्वाइस, ओके, प्लस 2NO हो गए।
टोटल 8 थे नाइट्रोजन, तो 6 ये है ये। तो यहां पर Cu के साथ ऐसा होगा, तो यहां पर चाहे Pb ले लें और चाहे Cu, इस तरह से आप यहां पर Pb रख के भी कर सकते हैं। बट अगर हम Ag के साथ देखेंगे तो Ag प्लस HNO3, तो AgNO3 प्लस H और HNO3 प्लस H गिव NO प्लस H2। यहां पर 2 और यहां पर देखें तो ये 3 थे, आप यहां पर 2 लगा दें। हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब यहां पर हमारे पास कितने हैं देखो आप 1 यहां है, हमें चाहिए 3, तो यहां मल्टीप्लाई कर दें कितने से 3 से, फिर आप इसको ऐड कर दें। ओके, इस तरह से Hg के साथ अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं HNO3 की, तो ध्यान रखें ये बनाता है Hg2NO3 होल प्लस 2H और HNO3 प्लस 2H, यहां ले लें 2, तो यहां पर आपने अभी देखा था बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन कर देंगे 6, तो 2NO प्लस यहां पर क्या H2O, और कितने H2O कर दिए थे 4, बस इसको ऐड कर दें। तो ये रिएक्शंस इनके साथ होगी, समझ गए आप, इस तरह से इनके साथ NO। अब आता है जिंक के साथ किस तरह से होगी। तो देखो अगर हम इस रिएक्शन में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का किस तरह का ऑक्साइड बन रहा है, इनके साथ N2O बन रहा है, तो हमें तो पहले Zn प्लस 2HNO3 गिव्स ZnNO3 प्लस, ठीक है, प्लस 2H, और फिर HNO3 प्लस 2H या H में सभी यहां लेकिन आप N2O प्लस H2, तो यहाँ N2O में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नाइट्रोजन पूरे हो गए, ऑक्सीजन 6 में से ये, और 5 में से 2 यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4 से और ऐड कर दोगे तो आपको इस रिएक्शन का वैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड की डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे ज्यादा पूछी गई रिएक्शन से एक तो जिंक और एक कॉपर, डाइल्यूट के साथ, कंसंट्रेट के साथ, वेरी डाइल्यूट के साथ। तो वेरी डाइल्यूट के साथ जिंक की 3 रिएक्शन, एक वेरी डाइल्यूट के साथ भी आएगी, एक डाइल्यूट के साथ भी आएगी और एक कंसंट्रेट। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड बढ़ता जाएगा ना, बनने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन बढ़ते जाएंगे। पहले में सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बना था, फिर NO, अगला जब आप वेरी कंसंट्रेट या कंसंट्रेट HNO3 यूज करोगे तो आप देखोगे उसमें ऑक्सीजन और बढ़ जाएंगे, NO2 हो जाएगा। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब यहां देखो बच्चों, अब आ जाते हैं कॉन्संट्रेट HNO3 के साथ। तो कॉन्संट्रेट HNO3 में आपको ये याद रखना है, लगभग वही मेटल्स जो डाइल्यूट के साथ है, बट इन मैग्नीट्यूड मिल रहा है कि जानू कब अर्जी प्रभु की करोगे। HNO3 के साथ तो क्या बनाता है NO2। आप देख रहे हैं डाइल्यूट के साथ जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कॉन्संट्रेट, जो बनने वाले नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, NH4NO3 फिर NO फिर NO, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेट उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आती है। तो कंसंट्रेट के साथ अगर आ जाए ना तो ध्यान रखें NO2 इस तरह से। तो यहां पर हम इस तरह रिएक्शन दे सकते हैं Cu प्लस HNO3, तो क्या बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H, और यहां पर है HNO3 प्लस H, तो आपको लेना है यहां पर NO2 और प्लस क्या H2। यहां ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 3, यहां पर भी 3 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास यहां पर 2 है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 1 यूज हो रहा है। अगर हम 2 तो यहां बैलेंस नहीं होगा, तो आप यहां 2 कर दें, 2 यहां कर दें, 4 हो गए, 6 में से 2 यहां लगा दें। अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए आपके पास 4, ऑक्सीजन पूरे हो गए 4, ये 2 ही, हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 में से 2 यहां है, तो यहां पर 2 लगा दें, बैलेंस है। अब हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो Cu प्लस 4HNO3 gives CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2। अब यहां चाहे आप जिंक रख दें
कॉपर रख दें, लेड रख दें, Cu रख दें। Cu यहां दोबारा आ गया क्या, यहां पर ओके। तो यहां पर बस Ag अगर आप लोगे तो Ag से बनेगा AgNO3। Sn के साथ ये रिएक्शन होती है H2SnO3 प्लस NO2, बाकी इनके साथ से ही। तो इस तरह से आप जिंक में ध्यान रखें, जिंक में पूछा गया क्वेश्चन है कि जिंक में जब वेरी डाइल्यूट लिया गया हो, ठीक है, तो आपने देखा था ये बना था इसमें क्या, नाइट्रेट तो सब में बनेगा और उसमें बना था NH4NO3। जब आप Zn के साथ डाइल्यूट ले रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा था N2O बना था, और जब Zn के साथ कंसंट्रेट लिया तो NO2 बना। एक बार 2 नाइट्रोजन तो एक बार 2 ऑक्सीजन। कॉपर में चले गए, कॉपर में डाइल्यूट के साथ थी तो बना था क्या, NO, और कॉपर के साथ जब कंसंट्रेट लिया तो बना NO2। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो आप इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि Fe, CO, Ni, Cr, An, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर हम कॉन्संट्रेट HNO3 में रखते हैं तो इनसे कोई रिएक्शन नहीं करते, मींस इनमें कोई डिसॉल्व नहीं होते, ये मेटल्स इनमें डिसॉल्व नहीं होते। रीजन है कि इनकी प्रेजेंस में, मतलब कॉन्संट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में ये मेटल्स कैसे हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, मींस पैसिविटी शो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस में क्या हो जाता है, एक ऑक्साइड की थिन फिल्म बन जाती है। तो ये मेटल्स पैसिविटी शो करते हैं कॉन्संट्रेट HNO3 के साथ। फिर आते हैं, एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण। तो आपने देखा होगा कि ये जो टेस्ट है, जब हम एसिडिक रेडिकल प्रैक्टिकल करते हैं तो एसिडिक रेडिकल में नाइट्रेट ग्रुप का टेस्ट आता है। जब नाइट्रेट ग्रुप का टेस्ट लगाया जाता है तब यहाँ पर ये ब्राउन रिंग टेस्ट आता है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्ट लिया है वो लें और उसमें फिर क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाने के बाद फेरस सल्फेट और कॉन्संट्रेट H2SO4। तो आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके बीच में एक रिंग सी बन जाती है, इस तरह से हल्की सी भूरी रिंग ऐसे दिखती है, तो ये कहलाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होती है। कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट आपने लिया, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट या निकल नाइट्रेट, जो भी सॉल्ट आपने लिया उसको डिसॉल्व किया और फेरस सल्फेट का फ्रेश सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें फेरस आयन है और H2SO4 आपने बाहर से मिलाया तो H+5। इनकी रिएक्शन से इस तरह से नाइट्रेट जो आयन है इसका रिडक्शन हो जाता है। यहां पर आप देखोगे नाइट्रेट आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 5+ है और यहां जाके 2+ है, तो कुल मिला के इस रिएक्शन में 3Fe2+ लगेंगे तो यहां पर ये 3 बन जाएंगे। मींस यहां से 3 इलेक्ट्रॉन फेरस से फेरिक में चेंज आता है, तो यहां से 3 मोल फेरस सल्फेट 3 मोल फेरिक सल्फेट में चेंज होता है और इस तरह से यहां पर 3Fe2+ आयन से 3Fe3+ आयन, तो यहां से जो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो इसको NO में रिड्यूस कर देते हैं। ये NO और FeSO4 से मिलकर बनता है फेरस नाइट्रोसो सल्फेट या नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, या इस तरह से भी लिखा होता है Fe2O5NO। यहाँ 2+ लगा दें ऐसे भी लिख सकते हैं 2+, या इसको हटा दें तो हम लिख सकते हैं SO4, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इसी के कारण ये ब्राउन रिंग बनती है। समझ गए बच्चों, इसी की क्या होती है, ये ब्राउन रिंग बनती है। यही है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यहां तक आप समझ गए। फिर आता है एक्वारेजिया। देखो बच्चों, एक्वारेजिया जो होता है AuPtIr और RH, इस तरह के ये जो नोबल मेटल्स हैं, ओके, ये डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते बट एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वारेजिया होता क्या है, HNO3 और HCl दोनों कॉन्सेंट्रेट लिए जाए 1:3 में, 3 मोल मतलब इसके HCl के और 1 मोल नाइट्रिक एसिड का, तो इनकी रिएक्शन से यहां पर ये बनता है क्या, नेसेंट क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है अब ये इन मेटल्स को डिसॉल्व करता है। कैसे?
गोल्ड और क्लोरीन एक्वा रेजिया से बना AuCl3 जो HCl जो मीडियम में है उसमें डिसॉल्व होकर इस तरह से और एक क्लोराइड एक सॉल्ट बना लेता है। ऐसे ही प्लेटिनम और क्लोरीन और HCl से ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से चाहे गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या ये मेटल्स जो आपने लिखे हैं, ये मेटल्स एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते। आपसे पूछा जाता है कि क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन व्हिच रिएक्ट्स विद गोल्ड, प्लेटिनम और अदर नोबल मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन एसिडिक मीडियम। और इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये वाटर सॉल्युबल या उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। यही रीजन है कि ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो गोल्ड की सफाई, प्लेटिनम की सरफेस सफाई जो है ना, इसकी क्लीनिशिंग जो की जाती है वो एक्वा रेजिया के मीडियम में ही की जाती है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो नाइट्रिक एसिड है और कहां यूज होता है रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो इसकी और भी रिएक्शंस मिलेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है ये नाइट्रेशन के लिए। ओके, जैसे एरोमेटिक रिंग में नाइट्रेशन, तो हम इसकी कुछ रिएक्शंस और देखते हैं और वो है नाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने देखा होगा कि बेंजीन का नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रेशन। तो ये जो नाइट्रेशन है मतलब यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और प्लस यहां पर HNO3 लेते हैं, तब आप देखोगे नाइट्रो, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड प्लस H2। जैसे आपने देखा ये है बेंजीन, ओके, और यहां पर आपने ले लिया नाइट्रिक एसिड, यहां पर प्रेजेंस होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कैटलिस्ट होता है। तो यहां पर आपने देखा NO2 ग्रुप आ जाता है और प्लस क्या H2। इसमें देख रहे हैं आप कि नाइट्रिक एसिड का OH माइनस और ये H+ ये रिमूव होते हैं, तो यहां पर ये एक बेस की तरह वर्क करता है प्रोटॉन के रिमूवल में। तो ये बन गया क्या, नाइट्रोबेंजीन। ओके, ऐसे ही अगर हम फिनॉल ले लें, ये है, और नाइट्रेशन कराते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर हाई कंसंट्रेशन ली गई है और हाई टेम्परेचर, तो पिक्रिक एसिड बन जाता है इस तरह से NO2 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 इस तरह से, और ये है पिक्रिक एसिड। और जब हम लो टेम्परेचर लेते हैं कंसंट्रेट, ठीक है, और HNO3 केवल लेते हैं और यहाँ तो H2SO4 भी था, तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका ऑर्थो प्रोडक्ट या फिर क्या बनता है, सॉरी NO2 आ जाएगा ऐसे, या फिर हम जानते हैं कि पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रो। अगर हम ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल में होता है, अगर हम ऐसा कंपाउंड लें जिसमें जैसे कि NO2 है और फिर HNO2 की रिएक्शन कराएं, तो आप देखोगे कि केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऐसा NO2, इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। तो आप देखोगे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ग्लिसरॉल ले लें, ओके, तो ग्लिसरॉल का जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है प्रोडक्ट बनते हैं इस तरह से, और ये बनता है ONO2, CHONO2 और CHONO2। ये क्या है, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, जिसका यूज किसमें होता है, डायनामाइट। तो आप देखोगे कि नाइट्रिक जो एसिड है, जितने भी जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो पिक्रिक एसिड हो, चाहे TNT हो, TNB हो, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हो, आप देखोगे RDX हो, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड हैं वो सब एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। अब आता है कि क्यों होते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में जो ऑक्सीजन है ये काफी डेंसिव होते हैं और इनमें इतना हाई रिपल्सन होता है कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी वाला हो जाता है, और यही रीजन है कि उनका यूज किया जाता है किसके लिए, एक्सप्लोसिव। तो ये था नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। जैसे पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, RDX, TNT, TNB, डायनामाइट, अमोनियम नाइट्रेट, पिक्रिक एसिड, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं। इनकी प्रिपरेशन या इनके मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रिक एसिड यूज होता है। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट,
इनका जो है मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड से होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। इसके अलावा डाइज हैं, ड्रग्स हैं, परफ्यूम्स बनाने में भी यूज होता है। लेबोरेटरी रिएजेंट तो है, ये ऑक्सीडाइजर भी है, नाइट्राइडिक एजेंट भी है। इसके अलावा सॉल्वेंट फॉर मेटल्स, आपने देखा एक्वारेजिया बना के जो नोबल गैसेस हैं, नोबल कौन सी मेटल, नोबल गैसेस को सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ये। इचिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की सरफेस पर इचिंग करने के लिए मेनली ब्रॉस और ब्रोंज में, मतलब मेटल की सरफेस पर कुछ लिखना हो तो ये नाइट्रिक एसिड के थ्रू किया जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं OH 102 डिग्री का 0.96 ये डिस्टेंस है। O और N की डिस्टेंस 1.41 एंगस्ट्रॉम, ये एंगल है 130 डिग्री, ये है 116 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है N और O की 1.22 एंगस्ट्रॉम की। तो कुल मिला के ये है हमारा नाइट्रिक एसिड के बारे में मैटर। ओके, तो इसे नोट कर